बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पीडीएम सेनेट इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने पर रजामंद हो गई है और उनका कहना है कि मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं वो सामने लाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस एक ऐसे उम्मीदवार लेकर आएंगे जिन पे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी गई है 26 मार्च को। अब लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद आएंगे। देखते हैं 126 दिन का धरना जो इमरान खान साहब था, अगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं हटी तो क्या अब जो पीडीएम का धरना है या जो जलसा है या जो लॉन्ग मार्च है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस्तीफ़े देने का जो सौदा था मेरे ख्याल में वो घाटे का था और ये चीज़ पहले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हो गई थी और अब ये चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी रियलाइज़ हो गई है, तो वो इससे भी थोड़े से पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। सेनेट और नेशनल असम्बली में चेयरमैन और स्पीकर के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और ऐवान की कार्रवाई चलने में साथ नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक ये बता दिया है। मौलाना का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। इसके साथ साथ डेली मेल की आज की स्टोरी आपको पता चला होगा, जिस तरह सुबह पहले मरियम औरंगजेब बात कर रही थी और फिर शहजाद अकबर साहब। मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये एक प्लांटेड स्टोरी थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्लांट की गई थी और शहजाद अकबर ने प्लांट की थी, जबकि शहजाद अकबर ने कहा कि वो गलत बात कर रही हैं। अब तो ट्रायल शुरू होगा तो अब पता चलेगा जब एविडेंस आएगा कि क्या ये स्टोरी गलत थी या सही थी। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिए हैं। ये अभी की न्यूज़ है। सो इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया राजा यासिर हमायूं ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तरीके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना एहसान अफजाल खान, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मेरे साथ हैं यशफीन जमाल, एंकर पर्सन है, तजियाकार है। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। यशफीन, यू बीइंग द लेडी इन द हाउस, आपसे सबसे पहले मैं बात का आगाज करता हूं। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत किए हैं। सदारती ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफजुल अमल होगा। 2017 के इलेक्शन 2017 के जो इलेक्शन थे उनकी शिक 81 में तरमीम की गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 122 में भी तरमीम की गई है। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। क्या कहेंगी जी इसके ऊपर आप? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मंसूर। ये अभी खबर आई है, मैंने बहुत तफसील से भी देखा नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, लेकिन जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि जो एक इसरार था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और गवर्नमेंट का कि ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं, ये शो ऑफ हैंड्स वाला मामला और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो एक ठानी हुई थी गवर्नमेंट ने कि ये करके छोड़ेंगे, तो ये बड़ा एक प्रैक्टिकल स्टेप लिया है उन्होंने उसकी तरफ। और जैसे आपने कहा कि मशरूत है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से। ऑफ कोर्स मेरा भी यही ख्याल है कि जो फाइनल इसकी इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगी। और फ्रॉम वेयर आई लुक एट इट, आई बिलीव कि जो मकसद गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है इससे, सुप्रीम कोर्ट शायद उसके फेवर में रूलिंग देगी। मेरी पहले से इसके बारे में यही राय थी कि ये शो ऑफ हैंड्स वाली चीज हो जाएगी, ओपन बैलेटिंग वाली चीज हो जाएगी। और मैं इसके लीगल पॉइंट से ज्यादा इसकी पॉलिटिकल पॉइंट पर कमेंट करना चाहती हूँ और साइड पर कमेंट करना चाहती हूँ, और थोड़ा सा इसको लेकर परेशान और हैरान भी हूँ कि ऑपोजिशन क्यों सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस अपोज क्यों कर रही है इसको। मतलब अगर कोई मुझे ये समझा दे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि अगर कोई भी वो आपका ओपोनेंट है, वो कोई भी है, अगर वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की बात कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उसमें उसका साथ दें ताकि इस मुल्क के अंदर जितने भी इलेक्टोरल प्रोसीजर से रिलेटेड मसाइल हैं वो हल हो सके, आप रास्ते में रोड़े अटकाने खड़े हो जाते हैं। मैं यही सवाल राना एहसान मेरे साथ इस वक्त है। आप बताएं जी, आप लोगों को क्या एतराज है? पहले आप लोग खुद ये बात कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कहती थी, अब एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किस रुकने पार्लियामेंट ने किसको वोट दिया है। अब सारा अमल सबके सामने होगा। एतराज क्यों है राना साहब आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो 2.5 साल पीटीआई को ख्याल नहीं आया कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें।
फिर 1-1.5 माह पहले सेनेट के इलेक्शन से इनको बुखार चढ़ जाता है कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी है। फिर वो जो ये अमेंडमेंट है, बजाय कि ऑपोजिशन का कंसेंसस लिया जाए, उनके साथ बैठा जाए, वो बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। फिर जो ये अमेंडमेंट पेश करते हैं वो नामुकम्मल अमेंडमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अदम एतबात के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि वहाँ भी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहाँ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वहाँ नहीं बात की जाती कि वहाँ भी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो चीज़ उनके पास सामने आई हुई है, जिसकी इनकी नीयत में फतूर है कि इनको ख़तरा है कि इनके जो MNA MPAs हैं वो अवाम को फेस नहीं कर सकते, तो इस डर के मारे कि वो इनसे नाला हैं और वो इनके वोट आगे पीछे हो जाएं। तो जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए है, तो उसका तरीकाकार होता है। आपने असेंबली के सेशंस में देखा कि जहां कंसेंसस होना चाहिए था और ऑपोजिशन अगर कर रही थी शाउट या एग्रेसिव हुई थी, तो उसके जवाब में हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने भी चीखें मारी, हुकूमत ने भी डेस्क बजाया, हुकूमत ने भी ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। तो ये जो बचकाना इनकी हरकतें हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि हुकूमत जो है वो जमहूरियत पसंद नहीं है। हुकूमत पहले कोर्ट के पास चलेगी बजाय कि वो ऑपोजिशन के पास जाती, और अभी कोर्ट से फैसला आया नहीं है तो सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दी है जिसके ऊपर ये मेरे ख्याल से इसी के ऊपर ही चल सकती है, ऑर्डिनेंस के ऊपर हुकूमत। ये इतना इनमें जान नहीं है कि ये जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट को चला के कोई चीज हासिल कर। राज साहब, जरा सवाल तो काफी सारे आपके पास आ गए, अब जरा मुझे थोड़ा सा इसके डिटेल समझाइएगा। जो अभी ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट है वो कहते हैं कि जी एक चीज, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट है, कल मौलाना फजल रहमान PDM के उस पर भी प्लेटफॉर्म से ये कह रहे थे कि जी हुकूमत को ये खदशा है कि उनके जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, चाहे सूबाई हुकूमत के हों या दूसरे, वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए ये सूट करता है इस वक्त। सो इसलिए ये एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। आज बिलावल भी यही कह रहे थे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले कि रिगार्डलेस ऑफ दिस कि किसको सूट करता है या नहीं, हम बात का एनालिसिस इस चीज़ पे करें कि बात ठीक है या नहीं, क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या बाकी चीज़ें जो हैं वो भी ठीक हो जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से एक चीज़ ठीक हो रही है और उसके ठीक होने में कोई इलॉजिकल बात नहीं है तो क्या हर्ज है? इमरान खान साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड, अगर उनका आप क्रिकेट के ज़माने से देखें तो न्यूट्रल एम्पायर्स तो वो लेके आए थे क्रिकेट में, उनको कभी कोई अपने उस पर नहीं रहा। KPK में जब लास्ट टेन्योर में आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शंस में गड़बड़ हुई, तब तो हम पावर में नहीं थे, उसके बावजूद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, हालांकि बड़ी थिन मेजॉरिटी थी हमारे पास। और पीपल्स पार्टी भी हमेशा से ये कहती रही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सेनेट के जो ये बीबी ने बात की हुई ऑन रिकॉर्ड कि सेनेट के इलेक्शंस में जो ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है और ख़रीदो फरोख्त होती है, इसको रोका जाना चाहिए। तो इस बात से कतई नज़र के बाकी पॉइंट्स क्या हैं, ऑब्वियसली मैं तो डिसएग्री नहीं करूंगा राना साहब से कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर उनमें से एक चीज़ पहले ठीक हो जाती है, चाहे फिलहाल से इनकी बात मान लेते हैं, हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता कि हुकूमत को फ़ायदा हो जाएगा, तो हो सकता है कल इनकी हुकूमत हो, इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। एक सिस्टम जब इम्प्रूव करता है तो फ़ायदा तो लॉन्ग टर्म में सबको होता है। और अगर ये ठीक कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट का माहौल जो है, लेकिन उसकी शुरुआत किसने की है? पहले दिन से ही जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर शुरू की, तो अब नई गवर्नमेंट आती है, कोई तो उसको टाइम दिया जाता है, तो जो जिस किस्म की एग्रेशन का मुजाहरा किया गया, उसके बाद ऑब्वियसली वो डिफाइन कर गया कि अगले 5 साल कैसे चलनी है गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ निकल सकती है इस बात में से तो निकलनी चाहिए, और कोई मुझे वजह बता दें कि क्यों नहीं होने चाहिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो सेनेट इंतखाबात का जो स्केड्यूल से पहले ओपन बैलेट से इनका सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, इस पर बात करेंगे। कीपिंग इन माइंड कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस पे अपनी रिजर्वेशन शो कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं हो सकता। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। यशफीन, ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस ऑलरेडी शो की हैं, तो किस तरफ अब आप इसको जाते देख रही हैं? सिचुएशन क्या बनने जाएगी अब? देखिए, एक तो ये कि मैं पहले थोड़ी वजाहत ये कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसीज की अगर बात करें तो मैं हमेशा उनके क्रिटिक्स में रही हूं। मेरे बहुत सारे पीटीआई के दोस्त हमेशा मेरे ओपिनियन से नाराज रहते हैं, लेकिन ये जो इशू है इस पे आई हैव टू अग्री। राजा साहब ने अभी जो बात कही है बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है। आई विल अग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए फैसला बुनियादी तौर पर ये करना है कि जो स्टेप लिया जा रहा है क्या वो कदम बुनियादी तौर पर सही है या गलत है। उसके बाद फिर इसके इर्द गिर्द जो भी पॉलिटिक्स है उसको बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। राना एहसान जो है, मैं इनका भी बड़ा रिगार्ड करती हूँ, मेरा इनके वालिद के साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, लेकिन बात यह है कि जो ओपिनियंस होते हैं ना पॉलिटिकल, उनको पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना चाहिए। इस वक्त चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा, इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इस वक्त जो मरहला सामने है, अगर गवर्नमेंट उस मरहले को सही तरह से तय करने के लिए कोई चीज करना चाहती है, कोई कदम उठाना चाहती है, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी रही बात ओपिनियन लेने की, तो हाउस का माहौल ना ऑपोजिशन ने माजूद के साथ ऐसा छोड़ा और ना हुकूमत ने ऐसा छोड़ा है कि वहां पर इस तरह की सीरियस कानून साजियां जो है वो हो सके। तो जहां पर है ओपिनियन की बात, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से अगर के ओपिनियन से अगर इस चीज को मशरूत कर दिया गया है, तो फिर पार्लियामेंटेरियंस क्योंकि अपना काम नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक बहुत ही वो है इंपॉर्टेंट ओपिनियन है वो आ जाएगा इस मैटर के अंदर, और फिर उसके बाद ये मामला जो आगे चलेगा। इलेक्शन कमीशन का एतराज समझ में आता है, क्योंकि जाहिर है वक्त थोड़ा कम है, प्रोसीजरल इश्यूज भी होते हैं, वो उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी इसके ऊपर आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या राय देती है, लेकिन मेरा बहुत अरसे से इस बारे में यही ख्याल है कि ये मसला गवर्नमेंट जब भी टेकअप करेगी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, एंड आई हैव अ फीलिंग कि सुप्रीम कोर्ट विल गो विद इट। ओके। अच्छा राना साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ जो व्यू पॉइंट है कि जो चीज़ भी हुकूमत लेकर आएगी, आप लोग बीइंग इनटू ऑपोजिशन, बिकॉज इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल मरियम, बिकॉज ऑफ दिस इशू, वो चीज़ हमेशा आप लोग कहेंगे कि वी डोंट एक्सेप्ट इट। सो जो इस वक्त यशफीन बात कर रही है, व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम देयर कि एक चीज पूरे मुल्क के लिए ठीक हो रही है। आप लोगों का भी, जब आप लोग हुकूमत में थे, आप लोग भी यही कहते थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कहते थे कि हमें भी तो पता चले कि कौन क्या कर रहा है, हमारे साथ लॉयल्टीज कमरे के अंदर कुछ है और जब पार्लियामेंट या सेनेट के अंदर जाते हैं तो फर्क हो जाती है। क्या कहेंगे? मंसूर, देखें, शो ऑफ हैंड्स के ऊपर तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद थी, बिल्कुल ये होना चाहिए। अभी भी हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन किसी भी काम का कोई तरीका होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तरफ ऑपोजिशन को गालियां निकालें, आप प्रोसीजर को वायलेट करें, आप किसी किस्म की जो है कंसेंसस ना डेवलप करें। स्टैंडिंग कमेटी में जब ये डिस्कस हुआ तो 22 मिनट से भी कम जो है इस पर डिस्कशन हुई। ऑपोजिशन की बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, पार्टिजान जो है वो स्पीकर बैठा हुआ है। तो ये जो सारे मामलात हैं, एक तरीकाकार होता है जमहूरी हुकूमतों का। अगर आप ये कहें कि ऑपोजिशन की जो दिल में ख्वाहिश आए और वो बुलडोज कर दी जाए और एक तरीके से ऑपोजिशन को गंदा किया जाए, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है ऑपोजिशन तावन नहीं करेगी। मैं समझता हूं इस सारी चीजों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इमरान खान है, जिसने 2.5 साल में इस तरह का माहौल बनाने में नाकाम रहा जहां असेंबली, एक नॉर्मल असेंबली को चलाया जा सके, और इसलिए ये ऑर्डिनेंसेस के पीछे अब छुप रहे हैं और असेंबली से ये भाग रहे हैं। और असेंबली अगर वीक होती है तो मैं बताऊं पीटीआई की हुकूमत वीक होती है, और ये हो रही है। इट इज हैपनिंग डे बाय डे। ठीक। अच्छा राज साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, कल मैं देख रहा था जिस तरह बताया गया कि सेनेट के इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी बिल को पीडीएम ने मुस्तरद किया है। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के जामिया पैकेज पर अपोजिशन एग्री करती है, और उस पर यह भी है, लगता है कि पीटीआई अपने अरकान पर एतमाद नहीं करती और पीटीआई की क़यादत में कुछ ऐसे लोगों को सेनेटर बनाना चाहती हैं जिनको अपने अरकान वोट नहीं देना चाहते। पीडीएम ये कहती है कि जी दैट्स द रीजन कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। बट आई सेकंड यशफीन कि एक दफा तो स्टार्ट होना चाहिए, चीजें पता तो चले लोगों को कि कौन क्या कर रहा है। जी देखिए, एक चीज तो मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहले राणा साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़ाहिर अमेंडमेंट के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मेरा ख्याल है कौमी असेंबली से भी और फिर सेनेट से भी। और अगर ऑब्वियसली सेनेट में हमारे पास इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है और अगर ये इसको हमने पास करवाना है तो ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस आता है और फिर इवेंचुअली उसको पास भी करवाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन ली जा रही है
सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्लैरिफाई करता है कि कोई भी आप जो एक्ट बनाने जा रहे हैं वो कहीं आइन से मुतासादम तो नहीं है। ओके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन दे दी तो फिर तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी और उनको कोई एतराज़ ना हुआ तो फिर ऑर्डिनेंस लाने में कोई हर्ज नहीं है, फिर वो ऑब्वियसली लैप्स कर जाएगा अगर तब तक सिंपल मेजॉरिटी ना आ गई हमारे पास और हम वो उसको दोनों हाउसेज से पास ना करवा सके। एक तो ये चीज़ है। दूसरी आपने बात की कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज क्यों नहीं लाया जा सका या लाया जा सकता या माहौल इस तरह क्यों है, तो उसकी सर बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो नुक्ता नज़र था जब से हम गवर्नमेंट में आने से पहले भी और बाद में भी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता आपके जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो एहतसाब हो रहा है। और क्योंकि पीटीआई एक स्लोगन लेके आई थी, अब उसमें क्योंकि ऑब्वियसली इनकी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है। अगर मैं नहीं कहता कि पूरी मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी का हर शख्स इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि टॉप लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट है उन स्कैंडल्स में और जो भी इश्यूज आए आप सबको पता है, मेरा ख्याल है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह का माहौल फिर कैसे बन सकता है जब आपकी टॉप लीडरशिप जो है उसकी एक बुनियादी 180 डिग्रीज डिफरेंस हो जो हम गवर्नमेंट में है। और अगर फैटफ पे भी हमने इकट्ठे होने की कोशिश की तो उसके भी आड़े यही चीज़ आई कि उनका बुनियादी इंटरेस्ट जो है वो ये है कि किसी तरीके से ये केसेस ख़त्म हो जाएं या पोस्टपोन हो जाएं। तो यही वजह बन रही है मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो हमारी बिल्कुल मेन रूट ऑफ कन्फ्लिक्ट है जो। बिल्कुल ठीक है। यशवीन थोड़ा सा आगे चलती है। डेली मेल के ऊपर आज सुबह पहले मरियम औरंगजेब आके धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई। मेरे ख्याल में मरियम अभी घर नहीं पहुंची होगी, शहजाद अकबर साहब आ गए, उन्होंने आके हला लला कर दिया वहां पर। मरियम औरंगजेब कहती है कि जी ये प्लांटेड स्टोरी थी जो शहजाद अकबर ने दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से दी, इसमें कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया और अब हवा में है सब कुछ। जबकि शहजाद अकबर कहते हैं कि जी मरियम औरंगजेब झूठ बोल रही थी, ये मैं नहीं शहजाद अकबर ने कहा था। और उन्होंने कहा जी केस तो अब ट्रायल में शुरू होगा। आप इस चीज को अब फिर हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे जी ये डेली मेल को भी लेकर। नहीं देखिए ना, मजेदार बात यह है कि आपने कहा कि वो धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ा दिलचस्प रिलेशनशिप है शहजाद अकबर और मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कि वो एक दूसरे को शिकवा करते रहते हैं बड़े पुरजोर अंदाज में दोनों। लेकिन बात यह है कि इसको भी अंडरस्टैंड करने की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है कि पीएमएलएन ने अपनी वो एक हिस्ट्री जो है उसको दोहराया है कि जैसे कोई डिसीजन आता है प्री मैच्योर, उसके ऊपर जो है वो विक्ट्री अनाउंस कर देते हैं और फतह जो है उसका ऐलान कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अभी जो डिसीजन है वो बिल्कुल टोटली उनकी फतह का ऐलान नहीं कर रहा होता। और इस मामले में जो है शहजाद अकबर जो है उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि डेली मेल वाला जो इशू है उसकी एक बिल्कुल इनिशियल हियरिंग के अंदर सिर्फ अगर सादा ज़बान में कहा जाए तो फर्द जुर्म आयद किया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो केस है ये काबिल समात है। इससे अभी तक ना ये साबित हुआ है कि शहबाज शरीफ जो है वो डिफेम हो चुके हैं। हाँ, कोर्ट ने ये कहा है कि स्टोरी के अंदर जो वर्डिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है और अगर डेली मेल उसको बैक नहीं कर सकेगा विद एविडेंस तो फिर इट माइट कॉन्स्टिट्यूट फॉर डेफेमेशन। अभी फिलहाल डेफेमेशन का किसी किस्म का कुछ वो फाइनल वर्ड नहीं दे दिया, वर्डिक्ट नहीं दे दिया कोर्ट ने। सो आई थिंक कि ये प्री मैच्योर है, अभी ट्रायल का आगाज हुआ है। यूके बेस्ड जो इस तरह की पब्लिकेशंस हैं या इदारे हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं बिकॉज हम सबको पता है कि वहां पर जो इस तरह के लॉ सूट्स हैं उनमें पूरे इदारे बिक जाया करते हैं और वो जो है ना जो अमाउंट्स होती हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। सो आई एम श्योर कि जो स्टोरी फाइल करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होगा, लेकिन अगेन मैं उसके ऊपर अपनी जजमेंट नहीं दे रही। ट्रायल हुआ, टाइम इज गोइंग टू टेल कि क्या होता है, लेकिन आई थिंक इट वाज ये प्री मैच्योर से भी ज्यादा अर्ली है टू से कि शहबाज शरीफ वो केस जीत गए हैं या शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं या शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए, उनसे माफी मांगी जाए। मैंने बड़ी इस तरह की स्टेटमेंट सुनी है पीएमएलएन की लीडर्स की कल से। सो आई थिंक ये अर्ली से भी अर्ली है, अभी सिर्फ वहां पे ट्रायल का आगाज हुआ और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। रान साहब बड़े इस वक्त एक्टिव हुए हैं कि मैंने इसका जवाब देना है। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सवाल किए बगैर ही मैं जवाब लूँगा। राना अफजाल साहब से मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना एहसान साहब, आपसे लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, बड़ा जोर से आया हुआ है इसका जवाब। जी डेली मेल पे क्या कह रहे हैं जी आप? बिल्कुल जी, ये जो लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस मैथ्यू निकल हैं, इन्होंने जो रूलिंग दी है वो फेवर में दी है शहबाज शरीफ साहब के और उनके जो सन इन लॉ हैं। और वो रूलिंग में उन्होंने यही कहा है कि जो चेज 1 है विच इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन लॉ इन यूके,
वो उसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है डेली मेल को। Okay. तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट फेज है, ये इट इज़ नॉट द एंड रिजल्ट, लेकिन दिस इज़ अ बिग सक्सेस फॉर PMLN इन शहबाज शरीफ। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको याद होगा कि शहबाज अकबर साहब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में चैलेंज कर रहे थे PMLN को और शहबाज साहब को खुसूसी तौर पे कि ये अगर इतने ही सवित्रे हैं, साफ हैं, तो ये डेली मेल को क्यों नहीं कोर्ट में लेके जाते। हमने वो भी मरहला तय किया और इनको मुंह की खानी पड़ी PTI को और खुसूसी तौर पे शहजाद अकबर साहब को, जिन्होंने चैलेंज किया और हमने वो कबूल किया और पूरा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग शहबाज शरीफ साहब्स नेम। और वो जो रूलिंग आई है इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, हाईएस्ट लेवल फॉर्म ऑफ डेफेमेशन लॉ अप्लाई हो रहा है डेली मेल पे, और इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं प्रूव होगा। और यहाँ वो डिस्कस हुआ कि किसी किस्म की एविडेंस जो है वो डेली मेल नहीं जो है वो प्रोवाइड कर सका कोर्ट के अंदर। और अगला जो इसका फेज होगा इंशाल्लाह दैट वुड बी अ बिगर सक्सेस। ओके राजा यासिर साहब, ये आप बताइएगा एक चीज, जिस तरह आज मैं बता रहा था मरियम औरंगजेब का, उसके बाद शहजाद अकबर साहब का एंड ऑल दैट, और उसके बाद जो सिनेरियो आगे चलता नजर आ रहा है वो वही चल रहा है कि अब रोजाना एक नया टॉपिक आ गया हुकूमत के पास भी और स्पेसिफिकली PMLN के पास, जिसके ऊपर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर कोर्ट में हियरिंग हुआ करेगी, उसके बाद लाहौर पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ करेंगी। तो सर अब इस तरह चलेगा मुल्क, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हम अब सारा दिन वॉच करते रहते हैं? देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, डेमोक्रेसी का ये हिस्सा है। इल्ज़ामात भी लगते हैं, उसको डिफेंड भी किया जाना चाहिए, और बड़ा अच्छा किया है मियाँ साहब ने कि वो कोर्ट में चले गए। और अगर वो क्लियर होते हैं तो हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। ना ही इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हमारा इनसे इख्तलाफ तो इसी चीज़ पे है ना कि इन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और वो मुल्क को, और वो हमने नहीं लगाए, जो पीपल्स पार्टी ने लगाए थे इन पे, और इन्होंने पीपल्स पार्टी पे लगाए थे। और ये मैं तब स्कूल में पढ़ता था, तब से सुनते आ रहे हैं हम। और एहतसाब बैरो भी बना था, और एहतसाब उसके बाद ये चल रहा है जो एहतसाब का प्रोसेस, और इसमें अगर ये 2/3 मेजॉरिटी थी उसको ये चेंज भी कर सकते थे। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जिनसे लोग तंग आके इवेंचुअली PTI में भी आए कि दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं, फिर मौका आता है तो फिर कुछ करती नहीं है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ये है PTI से कि कम से कम इस प्रोसेस को ठीक तरह चलाए, और अगर हम कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसका फिर नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये तो बात बड़ी क्लियर है। ठीक। और जहाँ तक ये बात है कि टीवी पे आप कह रहे हैं रोज़ लोग आते हैं इल्ज़ाम, तो ये इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और मेरा ख्याल है एज लॉन्ग एज आइन की हदूद में एक दूसरे की मुखालफत की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। असेंबली में मुखालफत करें, तकरीरें करें, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, ये दे आर ऑल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सिर्फ बात ये है कि आप ज़बरदस्ती अगर कहें कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, हम कहें या ये कहें, तो वो बिल्कुल गलत है मेरा ख्याल है। नहीं बिल्कुल ठीक है। डिमांड भी की जाए, इस्तीफे की डिमांड भी जायज़ है, वो भी जायज़ है, प्रेशर डालना भी जायज़ है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी कोई और तीसरी फोर्स आ जाए जिसकी मेरा ख्याल मुखालफत करते रहे हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। नहीं, और हमारे लिए, मेरे और यशफीन के लिए तो राजा साहब सबसे अच्छा है ना, रोज हमारी न्यूज फर्क हो जाती है, तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा यशफीन, मुझे बताइएगा, PDM ने कहा है कि जस्टिस आजमत सईद की सरबराही में बनाए हुए ब्रॉडशीट कमीशन को हम मुस्तरद करते हैं, और उन्होंने कहा है कि इससे उनकी करप्शन पर पर्दापोशी की कोशिश करार दिया गया है, PTI की पर्दापोशी करप्शन के ऊपर। सो कोई चीज़ भी PDM जो भी हुकूमत कर रही है इन अ गुड फेथ कर रही हो या इन एक और स्टेट ऑफ माइंड पे कर रही हो, दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट। इफ दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट तो फिर अब हम रोजाना वही देखेंगे जो हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं। पहले सेनेट में नहीं देखते थे, अब शायद सेनेट में भी वही शुरू हो जाए जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये कह दूं कि राजा यासिर जैसे अगर 3-4 लोग PTI में और आ जाएं और गवर्नमेंट की तर्जमानी करना शुरू कर दें तो बड़ा सारा टेम्परेचर वैसे ही डाउन हो जाए मेरा ख्याल है, और मामला खासे बेहतर हो जाएंगे। गवर्नमेंट को गौर करने की जरूरत है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जस्टिस अजमत वाला जो मामला है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ अपने फोरम्स के ऊपर भी, और कह चुकी हूँ कि अगर हम इस तरह से शुरू हो गए कि क्योंकि ये शख्सियत उस डिसीजन में उस वक्त बेंच में मौजूद थी तो उनका एक बायस है, तो फिर तो कल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी आप लोग एतराज करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उस प्रोसेस का हिस्सा रहे जिस प्रोसेस के लिए आप जस्टिस अजमत को क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आई थिंक ये जो एक ट्रेंड है, ये नहीं इसको इनकरेज करना चाहिए। अगर मुल्क में किसी किस्म की कमीशंस बनेंगे तहकीकात के लिए, अगर जुडिशरी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो यही सीनियर जजेस हैं जिनसे काम लिया जाएगा और काम का कहा जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस तरह से जुडिशरी को कम से कम जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, दोबारा एक हमने
जी जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक का जी कहा जा रहा है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेने, वापस आके जरा फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो मौलाना ने कहा है उस पर जवाब लेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना एहसान, आप लोगों मतलब पीडीएम ने कहा है कि जी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर स्टेट बैंक ने जो 23 अकाउंट जिसमें पीटीआई ने बताए थे उसमें से उन 18 को छुपाया है। सो इसका मतलब है इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे। आप लोगों का क्यों इतना दिल चाहता है कि इमरान खान साहब सुबह उठें और इमरान खान साहब वजीर आज़म ना हो? रहने दें, उनको टेन्योर तो पूरा करने दें आप लोग। देखिए, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, या आज का नहीं, इसको 6 से 7 साल हो गए हैं, ये ड्रैग ऑन हो रहा है। पीटीआई पिटिशंस के पीछे जो है वो छुपा रहा। 21 इन्होंने पिटिशंस की। एक हद होती है अकाउंटेबिलिटी की। ये अकाउंटेबिलिटी की और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन सारी तोपें इन्होंने अपोजिशन के रुख की हुई हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि ऑल अक्रॉस क्या हो रहा है तो आपको कुछ नहीं नज़र आता। हुकूमत की साइड पे जो है वो जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी खामोश है। तो यही वजह है कि हम समझते हैं कि ये जो केस है ये एक ट्रायल है, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का बल्कि पूरी पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी के नारे का। इसके ऊपर जजमेंट आनी चाहिए और ये बड़ा क्लियर कट केस है जहां मैसिव वायलेशंस हैं पीटीआई एज अ पार्टी के तहत, और पूरी पार्टी इनकी उठती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है और पूरी कौम इस केस को देख रही है। लेकिन मैं यहाँ, अगर मुझे अलाउ करें, मैं राजा साहब के कमेंट्स के ऊपर भी जो है मैं एग्री करूँगा। देखें, पीडीएम बिल्कुल कोई गैर आइनी अमल नहीं करेगी, लेकिन अगर राजा साहब के कमेंट्स को आप इमरान खान के ऊपर लगाएं तो उनका जो धरना था और पीटीवी पे जो हमला था और जो सिविल नाफरमानी थी उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आई एग्री विद राजा साहब, कोई गैर आइनी काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है राजा साहब। 2 चीज़ें आपके पास आई हैं। एक तो तरक्याती फंड्स इमरान खान साहब ने कहा है दें, और जब तरक्याती फंड्स पहले देते थे तो खान साहब कहते थे जब अपोजिशन में थे कि जी ये रिश्वत है। तो अब तरक्याती फंड्स देना हलाल है और तब हराम था। सो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है। सो अब इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि पीडीएम के इसके ऊपर बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। वो कहते हैं जी आप हमारे एमएनए एमपीएस को दे रहे हैं ये फंड्स ताकि वो आपके हक में वोट दे सकें। जी देखिए, पहले मैं उसकी पहली बात का जवाब दे दूं कि फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इसकी विषय को ओपन कोर्ट हेयरिंग हो जाए। देखिए, टेक्निकल फ्लॉज के ऊपर या टेक्निकल बातों पे केस का फैसला कुछ और होता है, लेकिन हमें 100% यकीन है कि पाकिस्तान की तीनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कम से कम उन्होंने तो कोई किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कभी फंडिंग नहीं ली। अलबत्ता मौलाना साहब जो बात ये कर रहे हैं कि ये ना हो कि वो फंस जाएं किसी और केस में। अगली बात जो है वो ये है कि फंडिंग की बात आप कर रहे हैं कि जी ये खरीदने के लिए हम कर रहे हैं, तो कौमी असेंबली के तो मेंबर्स वोट ही नहीं देते सेनेट के, प्रोविंशियल जी एमपीएस जिनको उस्मान बुज़दार आपके मिल रही है। मैं भी जी, हमें तो कोई फंडिंग नहीं की गई, ना कोई पैसे दिए गए। ये जो फंडिंग का ऐलान किया गया है ये फिलहाल तो कौमी असेंबली के कैंडिडेट्स को है, और उनको क्योंकि एक बड़ा एतराज़ था कि जी बिल्कुल किसी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंड्स नहीं दिए गए और हम अपने हल्के में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो ये उनका एक प्रेशर ग्रुप था। लेकिन ये जो ये बात है ना कि वोट शायद खरीदने के लिए कर रहे हैं हम, तो वोट तो आपने पंजाब के मेंबर्स ने देने ना। हाँ जी, उनको तो कोई फंडिंग अनाउंस नहीं की गई। उनको कह रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्हीं को तो मिलने की टेंशन डली हुई है जो पीएमएलएन के एमपीएस मिल रहे हैं आप लोगों के साथ, वही तो बात हो रही है। वो तो अभी आप 2 मुख्तलिफ बातें हैं ना। अभी जो आप जिस फंडिंग का आपने जिक्र किया ये कौमी असेंबली के मेंबर्स को है, ओके। आप जिसका खदशा जाहिर कर रहे हैं वो पंजाब में है। हाँ, तो अगर हुई तो फिर देखेंगे क्या होता है, तब देखेंगे। अच्छा, मुझे यशवीन लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक शोर मचाया जा रहा है, आपको लगता है कि इनका रोल कुछ कम हो जाएगा या पावर के करीब जाने की कोशिश की जा रही है? इसको आप कैसे रिलेट करती हैं? 30 सेकेंड्स। नहीं, किस एस्टैब्लिशमेंट को रोल किस हवाले से? एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। जब नवाज शरीफ साहब नाम लेते हैं डीजी आईएसआई का, चीफ का, तो मतलब जी वो माजी में जिस तरह से उनकी अपनी हुकूमत का खात्मा हुआ, ये उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप का खात्मा हुआ, और उसके अलावा जो मामलात हैं ऑफ कोर्स वो ब्लेम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे मात के लिए। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये वो 58(2)B वाले अदवार खत्म हो गए हैं, जब एस्टैब्लिशमेंट अगर जो ब्लेम किया जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसे टूल्स को यूज करके गवर्नमेंट्स के अंदर चेंजेस लेके आया करती थी, ये चीजें अब इतनी आसान और सिंपल नहीं रह गई हैं।
मियां साहब का जो मामला है वो किस तरीके से ऑफिस से गए, क्यों गए, वो बड़ी चीजें सबके सामने क्लियर है। तो बिला वजह इदारों को ड्रैग करना मैं समझती हूँ कि गैर जरूरी क्रिटिसिज्म है। आप समझते हैं इदारा शामिल था, धांधली हुई थी, लीगल फोरम्स मौजूद है, लीगल फोरम्स पर बिल्कुल ठीक है। यशवीन जमाल, थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम। राना एहसान अफजाल और राजा यासिर हमायूं, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।